लिबर्टी की 300 फीट लंबी विशाल मूर्ति एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। कांस्य की ये मूर्ति एक औरत की है जो अपने दाहिने हाथ में मशाल उठाए हुए है। कहा जाता है कि फ्रेंच मूर्तिकार फ्रेडरिक पेथॉर्डी द्वारा बनाए गए सुप्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रेरणा 7 अजूबों में से एक से आई है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। यह है रोड्स में स्थित कोलोसस, हेलियोस नामक देवता का विराट शिल्प। लगभग 100 फीट ऊंचा यह शिल्प कांस्य से बनाया गया था। उस पर बना अभिलेख कहता है, देवता ने एक बड़ी जंग से बचाव करने पर उसके प्रति आभार प्रदर्शन में इसे बनाया गया। स्वतंत्रता का ये देवता दाहिने हाथ में जलती मशाल पकड़े हुए है। उसके पीछे उगते सूरज की किरणों का प्रभामंडल है। कोलोसस के सम्मान में बनाई गई एक और रचना है ख्रिस्त की विशाल मूर्ति, जो अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ी है रियो डी जनेरो के बंदरगाह पर। रोड्स द्वीप पर बंदरगाह के पास स्थित कोलोसस सिर्फ 56 साल सलामत रहा। ईसा पूर्व 226 में हुए एक भीषण भूकंप में वो तबाह हो गया। रोड्स में हुए एक दैवी संकेत का सम्मान रखने के लिए कोलोसस दोबारा नहीं बनाया गया। फिर भी उसके लगभग 800 साल बाद तक लोग रोड्स द्वीप पर उसके अवशेषों की प्रशंसा करने जाया करते थे। ईस्वी सन 654 में जब अरबियों ने इस टापू पर कब्जा किया, तब इस मूर्ति का इतना कांस्य लूटा गया कि उसे लादने के लिए 900 ऊंट लगे। भले ही कोलोसस की आयु बहुत कम रही हो, लेकिन उसके चर्चे आज भी हैं, और यही वजह है कि 7 अजूबों में वो अपनी जगह शान से बनाए हुए हैं। अब हम फिर से चलते हैं इजिप्ट में। यहाँ अलेक्जेंड्रिया में हम देखेंगे आखिरी और एकमात्र अजूबा जिसका व्यावहारिक जीवन में कोई उपयोग था। ये है दुनिया का पहला दीपगृह, फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसकी ज्योति एक महाकाय आईने से परावर्तित होती थी, जो 35 मील की दूरी पर भी दिखाई देती थी। लगभग 400 फीट ऊंचा ये दीपगृह पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारतों में से एक था। आज के दौर की मशहूर उपयोगी इमारत जैसे कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर मलेशिया के पेट्रोनस टावर्स उनके शहरों और देशों की पहचान बन चुके हैं। फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साथ भी ऐसे ही हुआ। ईसा पूर्व 280 के आसपास बनाए गए इस दीपगृह का अस्तित्व करीब 1500 साल तक रहा और 14वीं शताब्दी में समंदर की चपेट में आकर डूब गया। हाल ही में समंदर में किए गए खनन के दौरान इस दीपगृह के कुछ महाकाय पत्थर बरामद हुए। इस तकनीकी करामत के बस उतने ही अवशेष बाकी हैं। ग्रेट पिरामिड को छोड़ अन्य अजूबों की तरह ये भी आखिर प्रकृति और समय से मात खा गया। दुनिया के ये 7 प्राचीन अजूबे पुराण कथा, उपाख्यान और दंत कथाओं में हमेशा जीवित रहेंगे। पर ये रोमांचकारी अजूबे तो हमारे सफर की बस शुरुआत है, क्योंकि हमारा संसार भी चमत्कारों से भरपूर है। इसलिए अब हम उड़ान भरेंगे तारों की 7 अलग अजूबों की ओर, ब्रह्मांड के 7 नैसर्गिक अजूबे। हाल ही में अंतराल और पृथ्वी पर लगाई गई नई शक्तिशाली दूरबीनों से विश्व की गहराई और वैभव का अभूतपूर्व दर्शन हमें हो रहा है। आसमान के हमारे पुराने दोस्तों की अधिक जानकारी और नई पहचान हमें मिल रही है।
इसे किसे ब्रह्मांड का अजूबा कहें। हमने एक सूची तैयार की है ताकि आप ठीक से तय कर सके। भूमध्य रेखा से दक्षिण में निकलकर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका की गर्मियों की एक रात के आकाश को। प्रसिद्ध सदर्न क्रॉस के नीचे दिख रहा है सेंटोर का नक्षत्र समूह। पूनम के चांद जितना प्रकाशित ये धुंधला सा गोल बिना दूरबीन भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसे ओमेगा सेंटोरी कहते हैं। ये महाकाय गोला 10 लाख से भी अधिक सूर्यों का बना एक गोलाकार गुच्छा है। अपनी आकाशगंगा के केंद्र बिंदु के चारों ओर भ्रमण करने वाले अनगिनत गुच्छों में से ये एक है। इस खूबसूरत गुच्छे से जुड़े कई राज हैं, जिनमें एक है इसमें समाये हर नक्षत्र की अलग अलग आयु। अन्य गुच्छों में बसे नक्षत्र लगभग एक ही उम्र के होते हैं। अपनी ही विशाल आकाशगंगा से हुई टकराहट के कारण नष्ट हुए किसी छोटे तारामंडल का ये गुदा तो नहीं। इसकी उत्पत्ति भले कैसे भी हुई हो, पर तारकीय रत्नों से बना यह शानदार गुच्छा गंभीर सोच विचार करने लायक जरूर है। वसंत ऋतु के आखिरी पड़ाव में हम हैं यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के आकाश में। अंग्रेजी वाय जैसे दिखने वाले कन्या नक्षत्र समूह की दिशा में एक विशाल आकाशगंगा है जिसका नाम बड़ा ही नीरस है, M87। हमसे सिर्फ 5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है और इसमें अरबों सूर्य समाये हुए हैं। रेडियो और हबल दूरबीन से पाई तस्वीरों और विवरण से इस आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अपने सूरज से 3 अरब गुना बड़ी एक चीज का पता चलता है, जो है एक भीमकाय ब्लैक होल। अति जलद गति से घूमने वाले वायु और धूल मिश्रित भंवरों ने इसे घेर रखा है। अपने केंद्र बिंदु से वो हजारों प्रकाश वर्ष लंबाई का वायु का एक विशाल फव्वारा उगलता है। इसका विराट चुंबकीय क्षेत्र विविध वस्तुओं से बने बादलों को चकनाचूर कर देता है। तकरीबन सारी चीजें इस भूखे ब्लैक होल में भस्म हो जाती हैं और बची हुई इसकी गुदा से बाहर फेंकी जाती हैं। इसीलिए M87 में ही शायद सबसे बड़ा ब्लैक होल पाया गया, जो कि ब्रह्मांड के अजूबों में गिनती के लिए एक मुख्य प्रतियोगी है। हम हैं उत्तर गोलार्ध में सर्दी की एक रात में। मृग नक्षत्र के पूर्व में है वृषभ नक्षत्र समूह। इन 2 नक्षत्रों के बीचों बीच बसी एक अजीब चीज की वजह से हमें तारों के जीवन और मृत्यु के बारे में क्रांतिकारी जानकारी मिली। गहरे कोहरे में घिरा कर्क नक्षत्र समूह किसी भग्नावशेष की तरह लगता है और वाकई में वो ईस्वीसन 1054 में विस्फोट हुए एक विशाल सितारे का भग्नावशेष ही है। ये विस्फोट इतना प्रकाशमान था कि चीन में दिन के उजाले में भी कई महीनों तक ये दिखाई देता था। आज 1000 साल बाद भी उसमें से निकलते हुए वायु के बादल 600 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहे हैं। इन बादलों से निकलते रेडियो नॉइज ने कई दशकों तक खगोल वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में एक आयरिश खगोल वैज्ञानिक ने इस समूह से लगातार निकलने वाले रेडियो कंपनों का पता लगाया। किसी ग्रह से अंतरिक्ष के पड़ोसियों को भेजा हुआ ये कोई गुप्त संदेश तो नहीं था। नहीं, पर खगोल वैज्ञानिकों ने जो खोजा वो उतना ही विस्मयकारी था। वो था विस्फोट हुए सितारे का एक सूक्ष्म और अत्यंत घना, बहुत तेजी से घूमने वाला अवशेष। विस्फोट के बाद का कचरा एक होकर उन सूक्ष्म कणों का एक घना गोला बन गया। वो सितारा अगर थोड़ा बड़ा होता तो इस गोले के बजाय ब्लैक होल बन जाता। शुरुआत में ये गोला 10 मील तक फैला हुआ था। जैसे जैसे वो घना होता गया वैसे वो और तेजी से घूमने लगा। अब वो प्रति सेकंड 30 चक्कर लगाता है। इन सभी रहस्यों का पता लगाने वाले चुगलखोर रेडियो कंपनियों ने खगोल विज्ञान को एक नया शब्द दिया, पुल्सार। अब हम फिर से दक्षिण गोलार्ध में आ गए हैं। इस बार
कैरिना नक्षत्र समूह के पास तारों की उत्पत्ति जिस जगह होती है, ऐसे सबसे बड़े प्रदेशों में से एक को हम यहाँ से बिना किसी दूरबीन से देख सकते हैं। आकार में चांद से 4 गुना बड़ा बहुत ही विशाल सा ये प्रदेश सुप्रसिद्ध मृगशीर्ष नक्षत्र से भी बड़ा है। भले ही ये समूह सुंदर हो, पर इसके धूल कणों के बादलों में एक अद्भुत चीज है। वो है 8000 प्रकाश वर्ष दूर बसा एक तारा, एटा कैरिना। आज की तारीख में विस्तार से अध्ययन किया जा सके ऐसा सबसे बड़ा तारा। 150 साल पहले ये तारा अचानक इतना ज्यादा प्रज्वलित हो उठा कि कुछ समय के लिए वो आकाश में दूसरे नंबर का सबसे दीप्तिमान तारा था। हबल दूरबीन से किए गए निरीक्षण से पता चला कि इस तारे पर झूलते हुए तपते वायु के 2 विशाल बादल हैं जो अंतरिक्ष में दूर तक फैल रहे हैं, मानो रेत की घड़ी हो। इसकी गहराई में मौजूद है ये तारा, जो अपने सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा चमकता है। इसके वायु और विकिरण काबू में रखने लायक गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण इस सितारे का कभी भी विस्फोट हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर घूमने वाला एक छोटा तारा ढूंढ निकाला है, जिससे कि मामला और पेचीदा हो गया है। एटा कैरिना का रहस्य खोजना आज के खगोल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके लिए आज समय निकलता जा रहा है। और अगर खुशकिस्मत रहे तो हम फिर से एक बहुत ही बड़ा विस्फोट देख पाएंगे, या फिर इस विराट तारे का उग्र अंत देखेंगे। अब हम आ गए हैं अंतरिक्ष में दिखने वाले 2 सबसे रोमांचकारी और सुप्रसिद्ध वायु के बादलों के पास। इनकी खूबसूरती की वजह से ही ये हमारी अजूबों की सूची में शामिल हैं। मृगशीर्ष नक्षत्र समूह की दिशा में बसे हुए ये बादल पृथ्वी पर कहीं से भी सहज दिखते हैं। यहाँ हमें दिखता है सुंदर हॉर्स हेड निहारिका समूह और अस्पष्ट पर ठोस दिखने वाला उसका साथी मृगशीर्ष का निहारिका समूह। 1600 प्रकाश वर्ष दूर ये ठंडा गहरी धूल का लहराता बादल छोटे तारों का कोश है। इसके पीछे बसे गहरे लाल रंग के बादल की वजह से अंतरिक्ष के अंधेरे में डूबा हुआ ये गहरा काला मीनार हम देख सकते हैं। इसकी चमक तारों में पाए जाने वाले गर्म हाइड्रोजन वायु के रंग की वजह से है। हॉर्स हेड के दक्षिण में कटोरे के आकार का एक शिशु गृह है, मृगशीर्ष समूह, जहां हर पल नए तारे जन्म लेते हैं। पृथ्वी से सबसे नजदीक पाए जाने वाला ये तारों का एकमात्र जन्म स्थल है। पठार पहाड़ घाटियों से भरे धूल और वायु में ऐसे उत्तेजक प्रदेश में नए तारे रहते हैं। ये पूरा प्रदेश वायुमय ग्रैंड कैन्यन की तरह लगता है। अब हम अपने घर की तरफ चल पड़े हैं, अपने ही सूर्यमंडल की ओर, ब्रह्मांड का 7वां अजूबा देखने। चांद और ग्रह की ये शानदार अतुलनीय रचना। पृथ्वी से सिर्फ 700 दशलक्ष मील पर बसा हुआ शनि और उसके उपग्रह का आकर्षण वैज्ञानिकों को सैकड़ों सालों से लुभा रहा है। कसीनी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान से की गई अभूतपूर्व खोज से पता लगा है कि शनि की ये रचना हमारी कल्पना से भी अधिक रोमांचकारी है। 2006 में कैसिनी ने एनसेलेडस के दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में से फूटने वाले पानी के वाष्प के बड़े फव्वारे का पता लगाया। एनसेलेडस शनि के इतने छोटे उपग्रहों में से एक है कि अपने चंद्र का वो 150वां अंश है। ज्यादातर बर्फ से बनी एक चीज के लिए ये असामान्य था। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस फव्वारे की वजह से ही विशाल शनि वलयों में से एक वलय बना है। कैसिनी अंतरिक्ष यान में हॉयगन्स नामक यूरोप में बना हुआ लैंडर भी था, जिसने शनि के सबसे बड़े उपग्रह
टाइटन पर उतरकर वहां की तस्वीरें खींची। इससे हमें जमे हुए बर्फ से ढके ग्रह का पता चला, जिसके जैविक गुणधर्म 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पाए गए जैविक गुणधर्मों से मिलते हैं। हॉयगन्स ने टाइटन पर पहाड़, घाटियां, जागृत ज्वालामुखी और द्रव रूप नैसर्गिक वायु की नदियां और तालाब भी देखे। शनि के विशाल वलय की रचना इतनी खूबसूरत है कि आज तक खोजा गया कोई भी ग्रह इस शानदार सौंदर्य की बराबरी नहीं कर पाया है। पृथ्वी से चांद तक फैलने वाली लंबाई के ये छल्ले बहुत ही पतले हैं, आधे मील से भी कम मोटे, जो बने होंगे मोटर कार की साइज के हिम पर्वत से, जो कि एक छोटे से बर्फीले उपग्रह के विस्फोट से बने होंगे। हाल ही में पता चला है कि वक्त के साथ इन छल्लों का रूप बदलता रहता है। छोटे उपग्रह की आपसी टकराहट और बाहर से आकर टकराने वाले धूमकेतु की वजह से भी छल्लों में बदलाव आते रहते हैं और नए छल्ले बनते रहते हैं। 7 अजूबों की अपनी सूची में शनि का स्थान यकीनन है। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है ये छोटा सा नीला ग्रह, जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। सारे ब्रह्मांड में शायद ये अद्वितीय है, क्योंकि जहां तक हमें पता है सारे ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ इसी ग्रह पर है। वैविध्यपूर्ण, जटिल और बुद्धिमान जीवन जो हमारी कल्पना शक्ति को अचंभित करता है। ऐसे जीव जो संशोधन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मानव जाति के नितांत सुंदर स्मारक निर्माण कर सकते हैं। ऐसा जीवन जो अपने ग्रह से जुड़े रहस्यों और अजूबों के साथ ही सारे ब्रह्मांड के बारे में सोच विचार कर सकता है।